नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ EMRS 2023 के लिए शिक्षण विधियों की क्लास। ये जो क्वेश्चन है ये पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं पुरानी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से कार्य मनोगत्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन है लाभ के सूत्र का व्युत्पन्न, दूसरा है चतुर्भुज की रचना, तीसरा है त्रिकोणमितीय समीकरण को सिद्ध करना, चौथा है बीजगणितीय व्यंजक का गुणनखंड करना। तो निम्नांकित में से कौन से कार्य मनोगत्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। इसमें चतुर्भुज की रचना जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन है विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम, व्यूह रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। दूसरा है उस विषय वस्तु को धीरे धीरे पढ़ाएंगे जिसे हमें पढ़ाना है। तीसरा है उस विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर दोबारा पढ़ाएंगे। चौथा है छात्रों से कहेंगे कि जो विषय वस्तु पढ़ा दी है उसे मन से सीखें तथा और अधिक समझ के लिए आगे की कक्षा का इंतज़ार करें। तो जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम, व्यूह रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था। तो किंडरगार्टन पद्धति जो है इसका संस्थापक पूछा है कौन था। ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा है मारिया मॉन्टेसरी, तीसरा है फ्रोवेल, चौथा है स्टीवेंसन। तो किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था, ये था फ्रोवेल। तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है तो अध्यापक को करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी की जो गणित में उपलब्धि औसत से कम है तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है गणित के अध्ययन में अपना समय खराब न करने की सलाह देंगे। विद्यार्थी को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तीसरा है अंतर्मन से विभिन्न उदाहरणों द्वारा समस्या हल के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा है कठिनाइयों के बारे में माता पिता को बुलाएंगे। तो क्या करेंगे, तो अध्यापक है जो क्या करेगा उस बच्चे के लिए वो करेगा विद्यार्थी को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे। तो दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भलीभांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भलीभांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो नियम किस में निकाले जाते हैं। ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है प्रयोग विधि और चौथा है आगमन विधि। तो किस में नियम निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं आगमन विधि में। चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह कथन किस गणितज्ञ का है। ऑप्शन है बेकन, यंग, लेबनीज या पाइथागोरस। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह किस गणितज्ञ का कथन है, यह है बेकन का। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना के निर्माता हैं। इकाई योजना के निर्माता कौन है। ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है मॉरिसन, चौथा है हार्वर्ड। तो इकाई योजना के जो निर्माता हैं वो कौन है, मॉरिसन। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। नेपोलियन का यह कथन गणित शिक्षण के मूल्य से संबंधित है। तो नेपोलियन का यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन है प्रायोगिक, दूसरा है अनुशासनिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है सामाजिक। तो किससे संबंधित है ये है सामाजिक से। चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो माध्यमिक स्तर पर पूछा है गणित शिक्षण के लिए कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन है पहला है गणित अधिगम हेतु अच्छी शुरुआत देना, दूसरा है गणित के मूलभूत
संप्रत्यों पर स्पष्टता प्रदान करना। तीसरा है गणितीय भाषा और संकेतों से परिचय करना। चौथा है विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा हेतु तैयार करना। तो माध्यमिक स्तर पर पूछा है, माध्यमिक स्तर पर कौन सा सही होगा? तो ये जो दूसरा है गणित के मूलभूत संप्रत्यों पर स्पष्टता प्रदान करना, जो दूसरा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड के द्वारा दिए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए। ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। चौथा ऑप्शन है सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। तो हार्वर्ड के द्वारा पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम बताना है। तो पहले तो आएगा प्रस्तावना, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगी तुलना, फिर आएगा सामान्यीकरण, फिर आएगा अनुप्रयोग। तो ये तीसरा ऑप्शन है हमारा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। तो अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता आवश्यक है वह कौन सा है? ऑप्शन है आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है नियोजन का सिद्धांत, चौथा है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है वो? यह है आवृत्ति का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। ये जो प्रयोजना विधि है इसकी रूपरेखा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने, स्किनर ने या जॉन डीवी ने। तो किसने प्रस्तुत की? ये की किलपैट्रिक ने, पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प गलत है? तो गलत कथन बताना है हमें, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, दूसरा है मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, तीसरा है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, चौथा है मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती है। तो पहला ऑप्शन है जो मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, ये सही बात है। ये पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है मूल्यांकन जो है। दूसरा है मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन जो है ये उद्देश्य केंद्रित होता है, ये भी सही है। तीसरा है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये भी सही है। चौथा है मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती है, विषय वस्तु पर ही केंद्रित नहीं होती है ये सिर्फ, इसलिए अपना जो चौथा उत्तर है ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा विकल्प है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन है अध्यापक के काम के भार को कम करता है, दूसरा है अध्यापक के काम के भार की वृद्धि करता है लेकिन विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, तीसरा है अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बनाना, चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना, चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, दूसरा है प्रयोग विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि, चौथा है विश्लेषण विधि। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है ये किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? ये होता है संश्लेषण विधि में, तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये किसने कहा? ऑप्शन है लॉक, दूसरा है बेंजामिन, तीसरा है हॉगवेन, चौथा है बेकन। तो किसने कहा? ये कहा बेंजामिन ने। बेंजामिन ने क्या कहा? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या देखा जाए? ऑप्शन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, दूसरा है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, तीसरा है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण का गुण नहीं होना चाहिए? तो गणित के शिक्षण का गुण नहीं होना चाहिए पूछा, इसमें कौन सा है? ऑप्शन है धैर्य, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने पर बल देने वाला, तीसरा है गणित विषय पर अधिकार, चौथा है रटने पर बल देने वाला। तो गणित शिक्षण का गुण कौन सा नहीं होना चाहिए? ये हो जाएगा रटने पर बल देने वाला, चौथा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किसमें होता है? ऑप्शन है विज्ञान से, दूसरा है नागरिक शास्त्र से, तीसरा है भूगोल से, चौथा है समाजशास्त्र से। तो गणित विषय का संबंध सबसे अधिक किससे होता है? विज्ञान से, पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। गणित दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है ये पूछा है। ऑप्शन है विषय वस्तु का चयन, दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा है शिक्षण विधियों का निर्माण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें विषय वस्तु का चयन होता है और शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भी होता है और शिक्षण विधियों का निर्माण भी इसमें होता है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अनुसरण कर रहा है, किस विधि से प्रेरित है? तो वह शिक्षक है जो किस विधि से प्रेरित है ये पूछा है। ऑप्शन है प्रयोगशाला, दूसरा है आगमन, तीसरा है निगमन, चौथा है संश्लेषण। तो एक अध्यापक गणित शिक्षण में अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो वह है निगमन विधि से, तीसरा ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है? तो कौन सा माना गया है? ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। तो कौन सा इसमें? बोध, दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं उसे कहा जाता है। तो वे उद्देश्य कौन से हैं जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सांस्कृतिक उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है सामाजिक उद्देश्य, चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन से उद्देश्य होते हैं? वो होते हैं शिक्षण उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती? ऑप्शन है तार्किक, दूसरा है व्यवस्थित, तीसरा है संगठित, चौथा है अभिव्यक्ति। तो कौन सी है वो? अभिव्यक्ति नहीं है इसमें, तो चौथा ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि लब्धि होती है। तो क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन है 75 से 79, 70 से 89, 70 से 79 या 75 से 90। तो कितनी होती है इनकी बुद्धि लब्धि? ये होती है 75 से 90, चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।